हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था, चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट हो रखा था। तो फर्स्ट वीडियो में मैं केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। अब सेकंड दूसरी बात आती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो देखो केमिकल इक्वेशन क्या होती है। एक केमिकल रिएक्शन can be represented by chemical equation. It involves uses of symbols of substances of reactant and product with mention their physical state. तो केमिकल जो इक्वेशन है वो क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं उस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो सिंबल होते हैं वो यूज होते हैं, और उसके साथ साथ उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो शो की हुई होती है, दर्शाई हुई होती है। वो फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैसेस भी हो सकती है, या वो एक्वस फॉर्म में भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अब हम समझेंगे, व्हेन magnesium oxide, when magnesium ribbon is burnt in air, when magnesium ribbon is burnt in air gives us magnesium oxide। ठीक है, तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम यहाँ सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन यहाँ लिक्विड स्टेट के अंदर है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो यहाँ पर सॉलिड स्टेट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो कोई भी जो केमिकल इक्वेशन है वो चार तरीकों से दर्शाई जा सकती है, उसकी स्टेट चार तरीकों से रिप्रेजेंट की जा सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस। ठीक है, तो ये होता है केमिकल इक्वेशन के बारे में इंट्रोडक्शन। उसके बाद बात आती है जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या होता है। जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन इट इज the solution in which water is solvent। एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हम वाटर को सोलवेंट के रूप में लेकर चलते हैं। मतलब जो वाटर होता है वो उसके अंदर मिक्स हुआ होता है, घुला हुआ होता है, वो होता है एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो केमिकल इक्वेशन है उसको कैसे बैलेंस करेंगे। मान लो हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन है Fe प्लस H2O मेक Fe3O4 प्लस H2। तो इसके लिए आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक तरीका दिया गया है, वो तरीका देखो कैसा दिया गया है। एक टेबल बनानी है हमने साइड में, उसके अंदर एक तरफ लिखने सिंबल, एक तरफ रिएक्टेंट, उसके बाद लिखने हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो
सिंबल से जो पूरी रिएक्शन के अंदर हमारे जितने भी सिंबल यूज हो रखे हैं वो इस टेबल के अंदर यहाँ इस रो के अंदर लिखने हैं। तो पहला सिंबल है आयरन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड के अंदर हमारे पास कितने आयरन है? एक। और प्रोडक्ट साइड हमारे पास कितने आयरन है? तीन। ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितने हैं? दो। प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास दो हाइड्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितने हैं? ऑक्सीजन एक। और प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन है? चार। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड अपने तरीके से करना है। तो इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों की तरफ अगर एटम को या एलिमेंट को एक जैसा करने के लिए, मतलब जैसे यहाँ पर आयरन एक है तो इस तरफ भी एक ही होना चाहिए। इस तरह की जो रिएक्शन है उसको रिएक्शन को बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो रिएक्टेंट की तरफ हमारा एक मॉलिक्यूल है किसका? आयरन का। और प्रोडक्ट की तरफ कितना है? तीन। तो इसको तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों साइड दो दो है तो ये ऑलरेडी बैलेंस है ही। ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में एक है और प्रोडक्ट में कितने? चार। तो रिएक्टेंट की साइड हम चार से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इधर रिएक्टेंट में जहां जहां हमने चेंजिंग की है वहां वहां इधर हम चेंजिंग कर लेंगे और इसको बैलेंस इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इनको ऐसे इस फॉर्म में लिखो। उसके बाद जहां मल्टीप्लाई की है रिएक्टेंट में हमने आयरन साइड मल्टीप्लाई की है तीन से, तो इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दो। रिएक्टेंट साइड हमने ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई की है चार की, तो यहाँ पर चार की मल्टीप्लाई कर दो। अब ये ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी यहाँ चार से मल्टीप्लाई हो गया। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पर आठ है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? दो। तो इसको भी हमने चार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रिएक्टेंट साइड कितने हाइड्रोजन हो गए? आठ है। और प्रोडक्ट साइड हमारे पास कितने रह गए? दो। तो उधर भी इसको चार से मल्टीप्लाई करो क्योंकि दोनों तरफ इक्वल अमाउंट के अंदर एटम होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? आठ हाइड्रोजन हो गए। तो उस तरफ आठ हाइड्रोजन करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करो? चार से। ठीक है। तो अब देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस होगी? दोनों तरफ सभी एटम या मॉलिक्यूल बराबर है या नहीं? तीन आयरन, ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन। ठीक है। हाइड्रोजन आठ और आठ हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन होगी जो केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस इक्वेशन केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब इसकी हम स्टेट इसके साथ मेंशन कर देंगे। Fe प्लस H2 मेक Fe3O4 प्लस H2। ठीक है। यहाँ पर चार, यहाँ पर तीन, यहाँ पर कितना होगा? चार। ठीक है। तो आयरन वो यहाँ पर किस स्टेट में है पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में। यहाँ पर वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है। ये Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है और जो हाइड्रोजन है वो गैसियस स्टेट में अंदर पाई जाती है। उसके बाद ये तो हमारा एक तरीका हो गया। ठीक है। मतलब दूसरा तरीका हमारा ये है कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। जैसे हमारे पास प्रीवियस केमिकल इक्वेशन थी Mg प्लस O2 मेक MgO। ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास होता है ईट एंड ट्रायल मेथड। जैसे कोई भी अब अपनी मर्जी से नंबर को मल्टीप्लाई दोनों तरफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई करके हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है? एक। यहाँ पर कितना है? एक। तो दोनों तरफ बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ एक है। तो यहाँ दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दो। फिर मैग्नीशियम भी दो हो गए तो इधर फिर मैग्नीशियम भी दो के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है हमारी हाउ डू वी नीड ए बैलेंस इक्वेशन। How do we need a balance chemical equation? किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो यहाँ पर हमारा एक लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो कहता है matter can neither be created nor be destroyed in a chemical equation। किसी भी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मैटर होता है उसको हम ना तो हम बना सकते और ना हम उसको तोड़ सकते। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन
chemical reaction remain same at product side or reactant side। ठीक है, तो हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? एक हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है, वो क्या कहता है कि कोई भी मैटर है उसको हम ना तो हम बना सकते ना उसको तोड़ सकते। तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो दोनों तरफ सेम होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। तो उस रिएक्शन को हम कह सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ओके।